हेलो दोस्तों, मैं हूं एहसान। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में मेरे देखा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के बारे में हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज बेटा हम लोग प्रकाश के एक गुण के बारे में पढ़ेंगे। उस गुण का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना? क्या नाम है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि प्रकाश के परावर्तन की जो हेडिंग मैंने लिखी है, इस हेडिंग में ये दो भागों में बटी हुई है। पहली तो प्रकाश और दूसरी परावर्तन। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने चूँकि पिछली क्लास में अच्छे से अध्ययन कर लिया था, आज इस क्लास में हम नए रूप में केवल और केवल परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा जैसे परावर्तन का मतलब होता है कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होना, यानी वापस आना। ठीक है ना? वापस आना ही परावर्तन है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाशिक किरण, ठीक है ना, सपोज दैट एक मान लीजिए कि ये एक ऐसा तल है। आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रकाश हमेशा क्या होता है कि जो हमारे तीन प्रकार के माध्यम हमने बताए थे कि प्रकाश के तीन प्रकार के माध्यम होते हैं। ठीक है ना? एक तो होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, तीसरा पारभासी माध्यम। ठीक है ना? तो हमने वहाँ पर पिछली क्लास में ही चर्चा की थी कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह पूर्ण रूप से परावर्तित होकर वापस हमारे नेत्र के रेटिना तक पहुंचती है और जिससे हमारे रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात वहां से क्या पता चलता है कि प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित केवल एक जगह से होता है, वह है कैसा माध्यम है बेटा? हाँ बताइए ज़रा। हाँ वेरी गुड, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है। और अभी मैंने जस्ट बोला, क्या बोला था मैंने? अपारदर्शी माध्यम। ठीक है ना? तो हम कोई एक ऐसा समतल तल लेते हैं जो कि अपारदर्शी है। ठीक है ना? जो कि अपारदर्शी है। और यदि इस अपारदर्शी समतल पृष्ठ पर कोई सूर्य की एक प्रकाशिक किरण आपतित हो, ठीक है ना, कोई सूर्य की एक प्रकाशिक किरण आपतित हो तो वह इस बिंदु से इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर टकराने के पश्चात, ठीक है ना, टकराने के पश्चात, चूंकि यह कैसा पृष्ठ है? हाँ वेरी गुड, मुझे पता है कि आप लोग जान रहे हैं, ये एक अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है ना? इससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये प्रकाशिक किरण जब आएगी इस पृष्ठ से टकराएगी तो टकराने के पश्चात वह वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है ना? वह वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। अब बात ये आई कि जब प्रकाशिक किरण कोई एक माध्यम से चलकर किसी समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इसी घटना को, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इसे मैं ज़रा नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर परिभाषा के रूप में। जब कोई प्रकाशिक किरण एक माध्यम से चलकर किसी अपारदर्शी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन
कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुन लीजिए और बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर किसी समतल अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाशिक परावर्तन कहलाती है। अब जरा इस चित्र पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना बेटा। ये कौन सा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, ठीक है ना। यह एक माध्यम है, ठीक है ना। इसे मोस्ट प्रॉब्ली हम इसे निर्वात मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रकाशीय किरण जो आ रही है, इस प्रकाशीय किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। जब यह किरण समतल पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराती है तो यह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से टकराने के पश्चात जो वापस जो किरण जाती है, यह किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। अब अगर समतल पृष्ठ से पर कोई लंबवत एक रेखा खींच दी जाए, ठीक है ना, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा हो? 90 डिग्री का, ठीक है ना। यानी समतल पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अभिलंब कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और सुनिए, अर्थात क्या पता चला? आने वाली प्रकाशीय किरण को आपतित किरण, परावर्तित टकराने के पश्चात जाने वाली प्रकाशीय किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर के टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु, ठीक है ना, तथा समतल पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आई बेटा, ये चीज़ जान लिया आपने। अब देखिए इसके और इसके बीच कुछ एंगल बन रहा है, हाँ वेरी गुड, बन रहा है। तो यहाँ पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, फिर से सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। वेरी गुड। दूसरी तरफ देखिए, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना यहाँ पर जो ये कोण है, इस कोण को हम लोग परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए बेटा, तो क्या पता चल रहा है कि आपतन कोण और अभिलंब ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से चलकर किसी अपारदर्शी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसमें आने वाली प्रकाशीय किरण को आपतित किरण, जाने वाली प्रकाशीय किरण को परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ पर खींची गई 90 डिग्री की रेखा पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, जबकि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं
परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये जो चित्र है इसी से रिलेटेड यहाँ पे लॉज हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है बेटा? परावर्तन के दो नियम, ठीक है ना। तो हम लोग जान लेते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहता है? इस बिंदु को जरा देखो गौर से। ये बिंदु जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी की सभी चीज़ें इसी बिंदु से उद्गमित है, अर्थात इसी बिंदु पर ही आकर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? प्रथम नियम ये कहता है, प्रकाश का प्रथम नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु पर केंद्रित होते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु पर केंद्रित होते हैं। ठीक बात है ना? वेरी गुड। दूसरा नियम, मैं जरा मिटा देता हूं इसको। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण तथा अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। वेरी गुड। आप सभी लोगों को पता है, ये सब जानकारी बहुत अच्छी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे और ध्यान से इसे नोटबुक में आप लोग नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? दूसरा नियम कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। वेल एंड गुड। समझ में आ गया आपको? इसको हम लोग मैथमेटिकल रूप से थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? कोण I बराबर कोण R। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को? तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वेरी गुड, ले लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ। हम लोग अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं और अगला टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, ठीक है ना। तो बेटा जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि परावर्तन क्या होता है कि किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर जब आपतित होता है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया है। ठीक बात है ना। अब यहाँ पे परावर्तन का प्रकार से संबंध यहाँ पर है कि पृष्ठ जो है समतल, जो आपने जो पृष्ठ लिया है, यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल में समतल पृष्ठ लिया, कोई ज़रूरी थोड़ी ना समतल पृष्ठ हो, खुरदरा भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पृष्ठ दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो प्लेन जो मतलब बिल्कुल बराबर हो, और दूसरा उबड़ खाबड़, ठीक है ना, यानी ऊपर नीचे वाला, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का। अर्थात जब कहने का मतलब ये हुआ कि जब पृष्ठ दो प्रकार के होंगे तो परावर्तन भी दो प्रकार के होंगे, और वो परावर्तन किस पर डिपेंड करेंगे? पृष्ठ पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। क्या क्या होता है? अनियमित परावर्तन। ठीक है ना? चित्र के माध्यम से थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कहने का मतलब है परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो पहले हम लोग नियमित परावर्तन देख लेते हैं। नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई समतल पृष्ठ लिया जाए और उसके ऊपर बहुत सारी प्रकाशीय किरणों के समूह आपतित हो, तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाता है। परंतु आने वाली प्रकाशिक किरणों के समूह और जाने वाले प्रकाशिक किरणों के समूह के बीच सदैव दूरियां समान बनी रहती है। ठीक है ना? यानी ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि पृष्ठ आपका समतलीय होना चाहिए। अर्थात एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नियमित परावर्तन कैसे पृष्ठ से होता है, तो आप बताएंगे कि वह पृष्ठ जो समतल होता है वह उस पृष्ठ से नियमित परावर्तन होता है। ठीक है ना? अगला देख लीजिए, अनियमित परावर्तन। अर्थात जब पृष्ठ हमारा कुछ इस प्रकार से हो, अपारदर्शी हो और टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है ना? अगर ऐसा पृष्ठ है तो उस पर अगर कोई प्रकाशिक किरण आए तो क्या होगा? यहाँ पर आएगी तो देखिए यहाँ से उभार थोड़ा सा सिपलन है तो इस तरफ चली जाएगी। ये प्रकाशिक किरण आई, यहाँ पे पड़ी तो ये यहाँ से इस तरफ फिसल सकती है। ठीक है ना? ये प्रकाशिक किरण यहाँ आई तो ये इधर फिसल सकती है। ठीक है ना? ये प्रकाशिक किरण यहाँ पड़ी, इधर फिसल सकती है। अर्थात क्या पता चला कि आने वाली प्रकाश किरणों का तो समूह है, परंतु जाने वाली प्रकाशिक किरणें टेढ़ी मेढ़ी हैं। ये सब क्या हैं? टेढ़ी मेढ़ी हैं। अर्थात ऐसी प्रकाशिक किरणें जिनके परावर्तन के पश्चात उनका बिखराव हो जाता है, ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये संभव किससे है? यहाँ ये संभव है समतल पृष्ठ से, और ये संभव है जो उबड़ खाबड़ अर्थात खुरदरे पृष्ठ से। किससे मतलब संभव है? खुरदरे पृष्ठ से। ठीक बात है ना बेटा? तो वेरी गुड, आप सब लोगों को पता है। मुझे बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं और पढ़ाता हूँ आगे अगला टॉपिक, जिसको है प्रकाश की उत्कर्मणीयता। प्रकाश की उत्कर्मणीयता। प्रकाश की उत्कर्मणीयता, इसको हम लोग रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रकाश के अंदर रिवर्सिबिलिटी का मतलब, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने उत्कर्मणीय क्रिया पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यहाँ पे होता है कि अगर कोई प्रकाशिक किरण, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ पर मान लीजिए कोई प्रकाशिक किरण ये आपतित होती है। आपतित होगी तो जाहिर सी बात है कि वो समतल पृष्ठ है और अपारदर्शी पृष्ठ है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जब लौटेगी तो ये प्रकाश आने के बाद जब लौट जाती है उसी माध्यम में, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक बात है? वेरी गुड। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि अगर कोई यहाँ पर एक अन्य दर्पण लगा दिया जाए,
यहाँ पर अगर कोई अन्य दर्पण लगा दिया जाए तो हम क्या देखेंगे कि यह प्रकाशीय किरण जो कि यहाँ से गई है, टकराने के पश्चात इधर परावर्तित हो गई है, यह प्रकाशीय किरण इस दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी, पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी, अर्थात जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग पर पुनः लौट करके चली जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का उत्कर्मणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश की उत्कर्मणीयता कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाशिक किरण किसी अपने अपने माध्यम से चलकर किसी समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात वह अपने माध्यम में लौट जाता है, और वहाँ पर अगर लौटने पर अगर कोई ऐसा समतल दर्पण वहाँ पर प्राप्त हो जाता है या कोई समतल पृष्ठ वहाँ पर मिल जाता है तो उस पृष्ठ से टकरा करके पुनः वह वापस उसी मार्ग पर लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश की उत्कर्मणीयता कहते हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग, जाहिर सी बात है जो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, तो वेरी गुड, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, लेकिन परावर्तन के फ़ायदे क्या हैं वो भी तो मुझे जानने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। क्या है बच्चा? प्रतिबिंब, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम लोग ने शुरुआत करी थी जब प्रकाश के बारे में, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको क्या बोला था कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के पश्चात जब वहाँ से परावर्तित किरणें हमारी नेत्र पर पड़ती हैं तो हमारे रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो अब ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था? प्रकाश के परावर्तन के बारे से हो रहा था। तो अभी हम लोगों ने चूंकि जान लिया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो अब मुझे ये भी जान लेना चाहिए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारी नेत्र पर वो कैसा बन रहा है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब, पहले परिभाषा जान लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब बेटा ये है कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी बिंदु से टकराकर, जब कोई प्रकाशिक किरण किसी बिंदु से टकराकर हमारी नेत्र लेंस तक पहुंचता है तो हमारी नेत्र पर बना उस बिंदु की जो इमेज बन के आती है, जो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है, उसी चीज़ को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है, अब इसकी परिभाषा क्या है वो ज़रा सुन लीजिए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वैज्ञानिक भाषा क्या है। जब कोई प्रकाशिक किरण किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर जो बिंदु प्राप्त होता है वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ज़रा आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजनिंग है तो मेरी बातों से आप लोग थोड़ा उलझ जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं आपकी परेशानी को दूर करते हुए उस परिभाषा को यहाँ पर लिख दूँ। तो वो है कि किसी वस्तु से टकराकर चलने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर प्राप्त बिंदु ही
बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है ना। एक शब्द को यहाँ पर हम लोग और सुधार कर लेते हैं, उस बिंदु को हम लोग ना कह करके उस कटान बिंदु पर, उस कटान बिंदु पर प्राप्त बिंदु पर प्राप्त बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के सामने एक छोटी सी परिभाषा है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। अब बात ये आती है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना बच्चा, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, सपोज दैट ए बी। ठीक है। अगर यहाँ से कोई प्रकाशिक किरण टकरा करके चलती है और इस बिंदु पर टकराने के पश्चात वह इधर निकल जाती है, इधर से कलाई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, आगे इस रेखा को अजम्पशन के तौर पर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेखा इधर जा तो नहीं रही है, जाती हुई केवल प्रतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में इस दर्पण के द्वारा, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये नहीं समझ में आया ना, तो ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, आप रोज़ सुबह शाम उठ करके बढ़िया सा घर में शीशा लगा होता है ना, तो को बढ़िया से उसको देखते हैं, शीशे में जा करके कंघी उंघी करते हैं ना, तो वो जो आपका इमेज उसमें दिख रहा है ना, जो आपके शीशे में, क्या वो वास्तविक है? मतलब उसको अगर तुम्हारे शीशे के ऊपर जो तुम्हारा चित्र दिख रहा है उसके ऊपर कोई एक चमाटा लगा दे तो क्या उससे आपको चोट लग जाएगी? नहीं ना, नहीं लगेगी ना। तो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो आपका वास्तविक नहीं है, यानी वो आप नहीं है जो वहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअल में आप बाहर हैं, शीशे के बाहर है। ठीक है ना। तो शीशे में दिख रहा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात वह प्रतिबिंब जहाँ पर वास्तव में प्रकाशिक किरणें टकराने के बाद एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह वास्तविक प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है बेटा? अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यह प्रकाश, यह हमारा अवतल दर्पण है, यह हमारा समतल पृष्ठ हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग वस्तु रख देते हैं, इसका नाम ए और बी रख देते हैं। ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, ये फोकस दूरी एफ हो जाएगा। ठीक बात है ना। अब यहाँ से सपोज दैट एक प्रकाशिक किरण यहाँ से चलती है, चलने के बाद टकराने के बाद क्या होगा, वो फोकस दूरी से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से चलती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो वक्रता केंद्र पर ही वापस आती है। तो देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दी। तो ये वास्तव में देखिए एक दूसरे को रेखाएं कट करेंगी। यहाँ पे तो डॉटेड था, लेकिन यहाँ पर वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही हैं। ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा? अवास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक बात है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत सही बात है। आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है दर्पण। क्या है बच्चा? दर्पण। ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि यदि हम किसी समतल या गोलीय पृष्ठ को, यदि हम किसी समतल या गोलीय पृष्ठ को हम एक पार्ट को, यानी अगर हम क्लाई कर दें, ठीक है ना, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक समतल पृष्ठ है, अगर इसके एक भाग को हमने क्लाई कर दिया तो क्लाई करने के बाद बनी यह युक्ति दर्पण कहलाएगी। ठीक है ना। क्या कहलाएगी? दर्पण कहलाएगी। यह दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? दो प्रकार का होता है।
एक तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है कि जो दर्पण आप लोग सुबह शाम हम लोगों के जो घरों में यूज़ होता है वह सब कैसे दर्पण है, समतल दर्पण है। जबकि दूसरा वाला क्या है, जो जो हम लोगों के चश्मे में लगा होता है, जो गाड़ियों के शीशे में लगे होते हैं, जो आप सूक्ष्मदर्शी में लगे होते हैं, वो सब शीशे कैसे होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जरा सा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। समतल दर्पण की विशेषता जान लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या क्या है वो जान लीजिए। समतल दर्पण में क्या होता है, ये जो मैंने आपको बनाया ऐसे सीधा, इसके एक भाग की कलाई होती है और इस पर चांदी का लेप लगा देते हैं या लेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, तो ये इससे हमें समतल दर्पण प्राप्त हो जाती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं जान लीजिए। इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो जान लीजिए। समतल दर्पण में क्या होता है बेटा कि समतल दर्पण की विशेषता में समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। सबसे पहले पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, समतल दर्पण में एक बात ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारी 5 सेंटीमीटर लंबी है और हम चाहते हैं कि वो पूरा दिखाई दे, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके हाफ दूरी का, यानी अगर इसकी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला हमें दर्पण लेना होगा। ठीक है ना, यानी जो भी चीज़ हम समतल दर्पण में देखना चाहते हैं, अगर पूरी देखना चाहते हैं, आधी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ का पूरा चित्र दिखाई दे तो हमें क्या होना होगा, अपनी लंबाई का, या जिस वस्तु को देखना चाहते हैं उसकी लंबाई का आधी लंबाई का हमें दर्पण मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि समतल दर्पण जो है वो हमारे पास क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, मतलब f बराबर इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आज का, वो है गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए कि यदि किसी खोखले गोले को लेकर के उसे बीच से काट दिया जाए, सपोज दैट ये है और इसे बीच से काट दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के कांच के टुकड़े प्राप्त होंगे। ठीक है ना। इन कांच के टुकड़ों को एक को अगर अंदर से और एक को अगर बाहर से अप्लाई कर दिया जाए तो ये हमें 2 प्रकार के दर्पण प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात क्या पता चला कि यदि किसी हम कांच के खोखले गोले को अगर उसके बाहरी हिस्से को कलाई कर दिया जाए तो उससे बना दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। यदि इस दर्पण को हम बीच से कट करके उसके एक भाग के अंदर भाग को और दूसरे को बाहर भाग से कलाई कर दिया जाए तो हमें गोलीय दर्पण 2 प्रकार के प्राप्त हो जाते हैं। एक को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण, और दूसरे को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखा बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि उत्तल दर्पण में अंदर से कलाई होती है, बाहर वाला भाग मतलब चमकीला होता है, यानी परावर्तन जो है वो उभरे हुए भाग से होगा। यहाँ परावर्तन क्या है, धंसे हुए भाग से होगा। अर्थात जिस गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण, और जिस
गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो आज दोस्तों हम लोगों ने जाना कि जो है परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ हमने जाना प्रतिबिंब क्या होता है। दूसरी बात हमने जाना कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण में हम लोगों ने जाना कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये पाठ अब यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इस वीडियो को आप लोगों ने देखा और पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।